जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग आपके जीके और साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। वीडियो में एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है। ये सभी देशांतर जो रेखाएं हैं उनमें से कौन सी रेखा है जो भारत का जो प्रमाणित समय है वो तय करती है। तो वो कौन सी रेखा है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसी को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्धारण 1 सितंबर 1947 को किया गया था। ठीक है, इसका निर्धारण कब किया गया था? 1 सितंबर 1947 को किया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, जो आपके सामने दिया गया है ICICI, यानी कि जो ICICI, इसका असंक्षिप्त रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, 5 जनवरी 1955 को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक समिति दायित्व वाली कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं, जो गर्म पानी अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, वो कहाँ पर स्थित है? ये असम राज्य जो है ना, यहाँ पर कार्बी आंगलोंग जो है ना, वहाँ पर स्थित है। कार्बी आंगलोंग एक ज़िले का नाम है, वहीं पर स्थित है गर्म पानी अभ्यारण्य। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, वो असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। जो कोंकण तट है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर बात करते हैं हम कोंकण तट की, ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? जो दमन का क्षेत्र है और वहाँ से गोवा तक के जो क्षेत्र है, गोवा तट के जो तट है उसको कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो अपना दमन से गोवा तक का तट है वो कहलाता है कोंकण तट। ठीक है, केरल के साइड जो तट है उसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। ठीक है, तमिलनाडु के तरफ जो तट है उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? उड़ीसा का जो तट है उसे कहा जाता है उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहा जाता है उड़ीसा के तट को। अब आपको कमेंट बस में इतना बताना है कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित का मतलब है कौन सा गलत है। जैसे आपने देखा कि जो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय डांस है, यहाँ पे सभी शास्त्रीय डांस हैं और उनसे संबंधित राज्य है, मतलब किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय डांस किया जाता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कथकली जो है ना वो कहाँ पे होता है? कर्नाटक में नहीं होता है, यानी कि ये गलत हो गया। कथकली कहाँ पे होता है? केरल में। कथकली कहाँ पर होता है? केरल में। इसका ये होना चाहिए था। उड़ीसी जो डांस है वो उड़ीसा राज्य में होता है, ये सही है। और कुचिपुड़ी जो डांस है वो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मतलब जो कथकली है वो आपका केरल में होता है। केरल में एक और डांस होता है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ठीक है,
मोहिनी अट्टम जो डांस है वो भी कहाँ पर होता है, आपका केरल राज्य में होता है। उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, अलग से नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल का उपयोग करने की अनुमति है। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में कराया गया था सन 1960 में। ठीक है, इसका 80% भाग जो है ना, 80% भाग वो पाकिस्तान में चला जाता है, यानी कि इसके जल का 80% भाग पाकिस्तान उपयोग करता है और 20% भाग जो है ना वो अपना कौन यूज़ करता है, भारत यूज़ करता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो सिंधु नदी जल समझौता है वो कब हुआ था, ये हुआ था सन 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था। और ये इसका 20% भाग जो है ना वो भारत यूज़ करता है, 80% भाग जो है ना वो कौन यूज़ करता है, 80% भाग यूज़ करने वाला है पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना 5 नदियाँ मिलती हैं। 5 नदियाँ जो मिलती हैं वो कौन कौन सी नदी हैं, एक तो आपकी सिंधु, चेनाब और झेलम जो है ना वो बहने वाली, यहाँ पे इसको आप 5 नदियाँ रहती हैं। उनमें से कुछ नदियों का जल आपके जो पाकिस्तान में और कुछ नदियाँ आपकी भारत में जल देती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें केवल एक ही पार्टी का सरकार बनती है, और वो कौन सा देश है, उस देश का नाम है चाइना। ठीक है, चाइना इसका राइट आंसर है, यानी कि चीन आप लोग लगा लीजिएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही पार्टी की यहाँ पे सरकार होती है, वही एक क्या होती है, स्थिर रूप से शासन करती है। ठीक है, अस्थाई नहीं होती। यहाँ पे जो सरकार बनती है वो एक ही पार्टी की रहती है और ये स्थायी सरकार रहती है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। जो चीन है, चाइना है, उसकी सीमा रेखा किस देश के साथ सबसे लंबी है। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि रूस के साथ, दूसरे ऑप्शन में आपसे बोला गया भारत के साथ, तीसरा म्यांमार और चौथा मंगोलिया के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो अपना चाइना है उसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मंगोलिया के साथ। ठीक है, मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सीमा जो टोटल लंबाई है वो कितनी लगती है, 22,117 किलोमीटर सीमा जो है ना साझा करता है। ठीक है, उनमें से मंगोलिया 4,667 किलोमीटर के साथ उसकी सबसे लंबी सीमा को साझा करता है, यानी कि जो चाइना है वो 14 संप्रभु राज्यों के साथ चीन अपनी चीन की सीमा कितनी है टोटल 22,117, उसमें से मंगोलिया कितनी साझा करता है, मंगोलिया करता है 4,667 किलोमीटर की। ठीक है, देखिए आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन या फिर कौन सा कथन सही है। अब आपसे बोला गया है, पहला कथन बोला गया है कि बेकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरे कथन में कह रहा है कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है। तीसरे कथन में आपसे बोला गया है कि बेकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है। तो अब आप देख पाएँ कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो आपका जो है ना इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो कथन क्रमांक केवल 2 इसमें सही है, यानी कि बेकेलाइट को विद्युत का कुचालक कहते हैं। बेकेलाइट विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आंसर लगा लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी और कागज़। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो न्यूनतम तापमान पर जिस पदार्थ को जलाया जा सकता है उसी को ज्वलन ताप कहा जाता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के कई सारे ईंधन होते हैं, तो आपको यह बताना है कि सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम जो रहता है वो पेट्रोल का रहता है। ठीक है, आंसर लगा लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान से। संविधान में पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद
भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको बताना क्या है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और वो शक्ति जो है ना किस अनुच्छेद के तहत है प्रदान की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद नंबर 368 के तहत संसद के पास यह शक्ति है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। और यह व्यवस्था जो है ना वो कहाँ से लाई गई है? यह व्यवस्था लाई गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से यह व्यवस्था लाई गई है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो किस भाग के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो आपका आंसर होगा भाग संख्या 8। भाग संख्या 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 242 तक की गई है। आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक इसकी चर्चा की गई है और भाग संख्या 8 में आते हैं ये। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में? तो संविधान में वर्तमान में टोटल जो भागों की संख्या है वो 22 भाग हैं। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? देखिए जो भोजन होता है उसको नली से होकर नीचे धकेलने के लिए जो नाल की मांसपेशियों का स्तर होता है, स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? तो स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्रमाकुंचन, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सरलीकरण, तीसरा ऑप्शन है बिंदु स्राव। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिंदु स्राव। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? बिंदु स्राव कहा जाता है। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बिंदु स्राव नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं इसे? क्रमाकुंचन कहते हैं। आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपसे साइंस के हिसाब से पूछ जा सकता है। देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल कितनी? 46। ठीक है, और अगर जोड़ों की बात की जाए कि कितने जोड़ी गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, मनुष्यों में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो x और y वाला जो होता है और एक होता है x और x वाला, ये x और x वाला होता है फीमेल के लिए और x और y वाला होता है मेल के लिए। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि पुरुषों के लिए कौन सा है? तो पुरुषों के लिए यहाँ पे x और y वाला हो जाएगा। आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल यानी कि स्टेम कोशिकाओं की कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी को विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के कुछ वैज्ञानिक रहे थे, जिसमें से सन 2018 में उत्तरी कैरोलिना में स्थित ड्यूक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में स्टेम कोशिकाओं से मानव कंकाल मांसपेशी को विकसित करने की घोषणा की थी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लगा लीजिएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है लोकतंत्र की जरूरी विशेषताओं को प्रमुखता देता है। तो जो लोकतंत्र की जरूरी विशेषता है वो किसको प्रमुखता देती है? सबसे पहले यहाँ पे नागरिक को, दूसरा आपके सामने नागरिक संगठन को, तीसरा आपके सामने है न्यायपालिका और चौथा कह रहा है कि कार्यकारी अधिकारी को। तो आपका सही उत्तर जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा नागरिक को। यानी कि जो लोकतंत्र है वो बनाया ही किसके लिए गया है? नागरिकों को प्राथमिकता देने के लिए, प्रमुखता देने के लिए बनाया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का।
देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। यानी कि जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें जो है ना 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अब कौन कौन से आपातकाल हैं तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं और 3 ही आर्टिकल में यूज़ किया गया है। जैसे सबसे पहले जो आपातकाल आता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना वो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये किस स्थिति में लगाया जाता है? जैसे कि विदेशी आक्रमण हो गया या फिर अपने भारत के ही अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर दी जाती है। दूसरा आपका आता है अनुच्छेद नंबर 356, जिसे राजकीय आपातकाल या फिर उसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राजकीय आपातकाल होता है या फिर इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ये कब लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है जबकि राज्य जो है ना वो केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में इसमें राज्य में क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तीसरा आपके सामने आता है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जैसे इसमें शब्द में ही दिख रहा है कि वित्त, तो वित्त का मतलब है यहाँ पे जब आपके सामने भारत में धन की कमी हो, जो अपनी वित्त की कमी है, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या लगेगा? जो अपना वित्तीय आपातकाल है वो लगेगा। लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अभी तक ऐसा कौन सा आपातकाल है जिसे लगाया नहीं गया है, तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, देखिए चलिए दोस्तों एक और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा का जो पहला अध्यक्ष मतलब होता है सभापति। राज्यसभा का पहला सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पहला सभापति है वो कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीवी महावलंकर, दूसरा आपके सामने बलराम भगत, तीसरा सुमित्रा महाजन, चौथा आपसे कह रहा है कि एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि सभापति थे। अब देखिए ये जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, जो सभापति होता है, क्या होता है? राज्यसभा का सभापति जो होता है ना वो क्या होता है? एक जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उसे ही क्या बनाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्यभार दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्हें ही राज्यसभा का उस टाइम पर क्या बना दिया गया था? सभापति बना दिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की थी? तो पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, जो पोलियो है ना उसकी वैक्सीन को किसने विकसित किया था? पोलियो वैक्सीन को विकसित करने वाले कौन थे? तो इनका नाम था जोनास एडवर्ड साल्क, एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता हैं। जोनास जो साल्क हैं, इनका नाम क्या है? जोनास साल्क। ये कहाँ के हैं? अमेरिका हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, इन्होंने ही पोलियो वैक्सीन को विकसित किया था। पोलियो के टीके को खोज की थी इन्होंने ही। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब देखिए आपके सामने एक और है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो ऐसा कौन सा क्रिकेटर, या फिर यहाँ पे 4 क्रिकेटर के नाम दिए गए हैं, तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसका लोकार्पण कब किया गया था? तो 5 नवंबर सन 2014 को मुंबई में इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, इसमें किसकी चर्चा की गई? सचिन तेंदुलकर ने इसमें अपने प्रारंभिक दिनों की चर्चा की है, जिसमें आपके 24 वर्ष के करियर की चर्चा की है इसमें। ठीक है, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सचिन तेंदुलकर, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो देखिए आज के क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोग रीजनिंग वाले प्रैक्टिस सेट्स वीडियो नहीं देखते हैं जो कि आपके एमपी पुलिस के लिए कराए जा रहे हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर एक बार क्लिक करिए, चैनल पर जाकर के देखिए, उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगाइए और एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।